राम राम जी। राम राम। ठीक हो? राजी खुशी? हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद पिछले एक साल में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का परिवार लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले एक साल में लगभग 34 पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जैसी पार्टियों को छोड़कर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनको हम बधाई देते हैं। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व स्पीकर आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी पूर्व स्पीकर, हमारे आदरणीय जगबीर मलिक जी साथ लगते गोहाना हल्के से, हमारे जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे भारत भूषण बत्रा जी विधायक, हमारे भाई धर्म सिंह छोकर जी विधायक, हमारे भाई सुभाष देशवाल जी वो भी सफीदो साथ लगते हल्के से विधायक, हमारे बीच में हमारे भालू जी जो भी साथ लगते हल्के से विधायक हैं। और पिछले आपने देखा होगा उपचुनाव में सरकार का डंका बजता है लगभग, लेकिन हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां इन्होंने सरकार भी बनाई, 2 पार्टियां भी जोड़ी, बीजेपी जेजेपी। उसके बावजूद जब उपचुनाव हुआ बड़ौदा 7 वाले हल्के में, तो वहां से भालू जी को जिताकर आपने विधानसभा भेजकर इस सरकार का घमंड तोड़ने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं इसराना हल्के के 36 बिरादरी के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को। बड़ौदा का जब उपचुनाव हो रहा था, एक तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतर रहे थे, तो दूसरी तरफ हर गांव में इसराना हल्के का कार्यकर्ता अब कांग्रेस पार्टी और भालू के लिए लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे? कौन कौन गया था बड़ौदा? एक बार हाथ खड़ा करके बताना भाई। पूरा इसराना बड़ौदा गया था, आप नजारा देख सकते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई आज के आयोजक, उससे पहले हमारे विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी, हमारे सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, सभी पूर्व विधायकगण, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, बहुत से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा समय के अभाव की वजह से। और आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक हमारे नौजवान भाई, हमारे एक ऐसे संघर्षशील जो आपके बीच में आपके सुख दुख के साथी, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज मतलोडा में हमारे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, सरकार में थे तब भी प्रोग्राम हुए थे। जो ये कॉलेज की बात, ITI की बात अभी बता रहे थे, आपको याद होगा, वो प्रोग्राम भी याद होगा जो यहीं पे मंडी में हुआ था हमारा इसी शेड के नीचे। कौन कौन उस प्रोग्राम में था? एक बार हाथ खड़े करके बताना भाई। ये देखो वो प्रोग्राम आपको याद होगा। और इलेक्शन के बीच में भी जब प्रोग्राम हुआ था, यहीं साथ में हेलीकॉप्टर अपना उतरा था कि नहीं उतरा था? और उस दिन डिक्लेयर हो गया था। मगर अपनी जो पिछले कुछ सालों के अंदर मतलोडा के प्रोग्राम हुए हैं, मैं समझता हूं आज का प्रोग्राम सबसे बड़ा कार्यक्रम है और सबसे बड़ी रैली आज आपने करने का काम किया है। बहुत हौसला हमारा बड़ा है। बीजेपी के साथ इस लड़ाई में, खट्टर सरकार के साथ, प्रदेश में किसान आंदोलन में 750 किसानों की बलि लेने वाली सरकार, हमारी बेटियों को, पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली सरकार, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, सफाई कर्मचारियों पर लाठी बरसाने वाली सरकार, एक अहंकारी सरकार के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में के पास सत्ता बल भी है, असीम धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है, और हमारे पास कुछ है उस लड़ाई में तो आपका आशीर्वाद है। और आज आपने बहुत आशीर्वाद मतलोडा में दिया है। इस लड़ाई में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसराना हल्के का, मतलोडा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई बलबीर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में दोबारा से फैसले की घड़ी आ गई है। ये खट्टर दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, आखिरी 6 महीनों के अंदर इनका कार्यकाल पहुंच गया। 6 महीनों में लोग कहते हैं कि भाई अभी समय बाकी है। मैं बताना चाहता हूं आपको, 6 महीने बचे कार्यकाल,
लोकसभा की आचार संहिता लगती है मार्च में, लगती है कि नहीं लगती? मार्च में 2 महीने रह गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद 30 मई को पिछली बार देश की सरकार ने शपथ ली थी, तब तक आचार संहिता लगेगी। उसके बाद 3 महीने रह गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर इलेक्शन। तो भाई आप ये मानो लगभग 5.5-6 महीने इस सरकार, दिसंबर में हम पहुंच चुके हैं। बाकी तो आचार संहिता में टाइम जाएगा। 6 महीने जो इन्होंने करना था कर लिया। आखिरी 6 महीनों में तो ऐसी इनकी घोषणा है, ऐसी हमारी घोषणा है। इनकी पे आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी पे आप विश्वास करते हो कि हमने करके दिखाया है। अब ये आखिरी 6 महीने में प्रवेश हमने कर लिया है। तो जब आखिरी 6 महीने में गाड़ी पहुंच जाए तो आपको तराजू पे तोल के फैसले करने की घड़ी प्रदेश की जनता के सामने। ये खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार 2014 में जब बनी, आज हम याद करते हैं 2014 से पहले हरियाणा की क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में जो प्रदेश हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नाम नंबर 1 पे आता था। किसान की कल्याणकारी नीतियों की बात हो, चाहे किसान के उस समय 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी हो, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी का फैसला उस समय लिया गया हो, चाहे काले कानून, कोऑपरेटिव कर्जे पे डिफॉल्ट पे गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी पे प्रतिबंध की बात हो, चाहे किसान के धान, गन्ना, पॉपुलर देश में सबसे ज्यादा भाव दिलाने की बात हो। देश में किसान हित में देश में सबसे आगे हरियाणा होता था जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 4 लाख एससी, बैकवर्ड, 36 बिरादरी गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात हो, ग्रामीण चौकीदारों की भर्ती की बात हो, चाहे उस समय 20 लाख गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में वजीफा देने की बात हो तो देश में सबसे ज्यादा तो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन उस समय देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में रही हो, चाहे आपसी भाईचारा 10 साल सरकार रही, कभी 36 बिरादरी के आपसी भाईचारे पे खरोच नहीं आई, कभी किसी वर्ग को अपनी मांगों के लिए धरना नहीं देना पड़ा, कभी किसी को आंदोलन, किसान को, कर्मचारी को, सरपंच को आंदोलन नहीं करना पड़ा, कभी पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। अमन चैन आपसी भाईचारे से हरियाणा देश में विकास में आगे बढ़ता हुआ प्रदेश था। लोगों ने सोचा अच्छे दिनों के नारे हैं और अच्छे दिन आएंगे। भाजपा को मौका मिला, खट्टर साहब को की सरकार बनी चंडीगढ़ में। आज 9.5 साल की उस सरकार के बाद आज आकलन करने का समय आया है। जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था आज देश में नंबर 1 पहुंचा है। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना तो फैक्ट्री लगाई गई, ना औद्योगिक क्षेत्र बने, कहीं कोई आईएमटी स्थापित नहीं हुई, कहीं बड़े कारखाने नहीं आए, ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप से बना। आईएमटी 6 हमारे समय लगी थी, मेट्रो जो आरआरटीएस है पानीपत तक आनी थी, इधर रोहतक तक आनी थी, एक खंबा मेट्रो का आगे बढ़ा नहीं, एक रेल की लाइन बनी नहीं, निवेश नहीं हुआ, ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार उतने मिल पाए और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर। या तो सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निवीर, अग्निपथ के माध्यम से देश की फौज में या कच्चों में परिवर्तित किए जा रहे हैं। और जो नौकरियां निकल रही हैं उन नौकरियों में या तो भर्ती घोटाले हरियाणा के अंदर, एक के बाद एक भर्ती घोटाला, और भर्ती घोटालों से बचकर कोई लिस्ट निकल गई, उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बच्चे बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। एसडीओ की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बच्चे बाहर के, केवल 22 बच्चे हरियाणा के। अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट है 156 बच्चों की, 156 बच्चों में से 103 बाहर के, केवल 156 में से केवल 53 बच्चे हरियाणा के। आज ऐसी स्थिति हो गई, ना सरकारी रोजगार। मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक बार गोहाना में कि हरियाणा वासियों को एक ऐसी बात कही थी
जो जब बात सुनी तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मगर अहंकार में एक बात की कि हरियाणा वासी कंधे से नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब के शब्द। और ऐसा लगता है कि जो लिस्टें आती है हरियाणा में, वो अपनी बात को ठीक बताने के लिए, ठीक साबित करने के लिए इस तरह की लिस्टें हरियाणा के अंदर निकाली जा रही हैं, ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति बन गई, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ। नशा बढ़ गया हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर। कोई अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ, अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में पिछले 5-6 साल में 5 लाख बच्चे हरियाणा से पलायन हो गया। अपने इसराना हल्के का गांव और अहर कुराना गांव, एक गांव अहर कुराना, 700 बच्चे अमेरिका में, और वो भी कठिनाइयों का सामना करते हुए जंगलों के रास्ते 6-6 महीने जाकर अपना घर बार, माता पिता को छोड़कर 40-40, 50-50 लाख का लोन लेकर अपने भविष्य, क्योंकि हरियाणा के अंदर भविष्य को लेकर इतनी निराशा हो गई कि बच्चे अमेरिका पहुंच गए। एक गांव के 600-700 बच्चे मिले मुझे अहर कुराना के, बाकी हर गांव से जैसे ही मैक्सिको की दीवार कूदते हैं, मैक्सिको से पटाखे बजने का हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति हरियाणा बन गई। मैंने कहा उन बच्चों को वहां पे, आप अपने घर टेलीफोन कर देना, हरियाणा में बदलाव होगा, सरकार बनेगी, आपको किसी को मजबूरी में दुख होकर तकलीफ के रास्ते बाहर जाने की दोबारा जरूरत नहीं होगी, हरियाणा में रोजगार मिलेगा। और जब तक आप बाहर हो तब तक अपने घर बार की आपको चिंता नहीं करनी। अपने माता पिता को आप कह देना, आप अपनी माता पिता को कह देना कि आपका एक बेटा अगर आपका बाहर है, जिसको खट्टर सरकार की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो दूसरा बेटा दीपेंद्र आपका हरियाणा में है। अगर कोई दुख चिंता होगी तो हम आपका ख्याल रखेंगे। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में आज हरियाणा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बता रहे थे उदय भान जी, सबसे ज्यादा कर चढ़ गया, सबसे ज्यादा वैट लग गया, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर देश में सबसे ज्यादा महंगा। और कहीं है तो हरियाणा में स्कूल के बच्चों की फीस, सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो हरियाणा के अंदर। आपके सामने महंगाई में देश में आगे, बेरोजगारी में देश में आगे, नशे में देश में आगे, आज भ्रष्टाचार में देश में, अगर सबसे भ्रष्टाचार में कोई प्रदेश की सरकार कलंकित हुई तो हरियाणा सरकार कलंकित हुई। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार बनाना, लोग इतने दुखे हो चुके थे खट्टर सरकार से, लोग सरकार बदलना चाहते थे। सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है, 75 पार का नारा था कि नहीं था बीजेपी का भी 2019 में, कहते थे इस बार 75 पार बीजेपी, लेकिन लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी, 40 पे सुई रुक गई। और सारे मंत्री, 14 में से 12 मंत्री, अगर लोग सरकार दोबारा चाहते, सरकार से खुश होते, तो सबसे पहले मंत्रियों को जिताते। लेकिन सारे के सारे मंत्री ये बैठे, सुरेंद्र पवार जी, सोनीपत से जो हमारी बहन मंत्री थी, वहां से सुरेंद्र पवार रिकॉर्ड मतों से जीते। रोहतक से बैठे भारत भूषण बत्रा जी, मनीष ग्रोवर जो रोहतक से मंत्री थे इनके, वो रिकॉर्ड मतों से रोहतक से जीते। तो इसराना से, जो यहां में कैसे भूल गया, इसराना के जो मंत्री थे, अगर 75 पार का नारा लोगों गले उतरता, सरकार को दोबारा देखना चाहते तो उनको मौका देते। लेकिन इसराना के लोगों ने भी मतदान किया, ये सोच के मतदान किया कि भाई जो है ये सरकार लोग के हक में काम नहीं कर रही। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यहां से आपने रिकॉर्ड मतों से बलबीर जी को यहां से आपने जिताने का मौका दिया। और भाई ये पिछली बार ही दुखी इतने हो गए थे, ये 5 साल जब 40 पे सुई रुक गई और कहा सरकार नहीं बन सकती, तो एक पार्टी थी जिसका नारा था जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला जेजेपी की पार्टी। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और प्रदेश में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, कह दिया कि हमारा समझौता हुआ 5100 बुढ़ापा पेंशन होगी और 75% फैक्ट्रियों में आरक्षण होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज आखिरी 6 महीने जब बचे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन मिली कि नहीं मिली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 75% फैक्ट्रियों में आरक्षण हरियाणा के नौजवान को मिला कि नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं।
समझौता पेंशन का या 75% रिजर्वेशन का नहीं था, समझौता करप्शन का था, समझौता भ्रष्टाचार का था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था, समझौता महकमे आपस में बांटकर कोई शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, महकमे आपस में बांटकर हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। सारे महकमों की लिस्ट तो हो सकता है हमारे पास भी ना हो, महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के ही विधायक, दुष्यंत के विधायक दादा गौतम नारनौंद वालों ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन समझौता हुआ कि खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख जीवन लग रहा है खोपर, कह दिया था कि नहीं कह दिया। भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार और देश में सबसे ज्यादा अहंकार रखने वाली सरकार, सबसे ज्यादा घमंड करने वाली सरकार। अहंकार की क्या पराकाष्ठा है? अहंकार की पराकाष्ठा है जब किसान आंदोलन चल रहा था, हर रोज इन धरनों से शव वापस आ रहे थे, हर रोज चिताएं जल रही थी, 750 परिवार, 750 परिवारों का कोई ना कोई चला गया। ये बैठे हैं भालू, बैठे हैं बड़ौदा गांव से, मैं नाम भूल गया, भाई अजय है, अजय मोर बड़ौदा से। आपके और हमारे जैसा एक नौजवान, हमारी उम्र का नौजवान, 3 छोटी छोटी बेटियां, आधे किले का नौजवान चला गया, 3 बच्चियां स्कूल के अंदर हैं, कोई संभालने वाला नहीं। सिंगू बॉर्डर से जब वापिस आई, किसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे? 750 किसानों की जान चली गई। मगर अहंकार की पराकाष्ठा यह है, जब किसान आंदोलन चला 1 साल तक, तब हम जब बात करते थे, बीजेपी से मांग करते थे किसान की मांग मानो, तो कहते थे नहीं मानेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का मैं सदस्य हूं आपके आशीर्वाद से, 20 साल से मुझे वहां पर आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 20 साल से मैं संसद में, देश की बड़ी पंचायत में सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में देश में इतना अवसर किसी को नहीं मिला। मैं देश की और अपने प्रदेश की और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। रोहतक वालों ने मुझे 3 बार लोकसभा से, इस बार मैं राज्यसभा में हूं, जब इन्होंने लोकसभा में मुझे रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा, मैं उस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। और इस बार मैं इनको चुनौती देता हूं, चक्रव्यूह रचा था अपने रोहतक में, इस बार जितने चक्रव्यूह आप रच लेना, वो चक्रव्यूह भी तोड़ेंगे और संसद में, लोकसभा के अंदर भी पहुंच के आपको दिखाएंगे। तो ये जब हम बोलते थे, मगर मेरा दुर्भाग्य भी है, मैं सौभाग्य तो है लेकिन दुर्भाग्य भी है कि उस समय मैं देश की संसद में किसान आंदोलन के समय, जब हरियाणा के 15 सांसदों में से 14 सांसद बीजेपी के, एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं उठ के बात रखता था, तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। वो मेरा नहीं, देश के किसान का मजाक उड़ाने का काम बीजेपी पार्टी के सांसद करते थे। मैं बोलता था किसान की बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता था किसान को किसान मानो, कहते नहीं मानेंगे ये उपद्रवी। मैं जब कहता था किसान को कम से कम इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए, बोले नहीं, सहानुभूति का 1 शब्द भी नहीं निकालेंगे। दुख होता था, दिल में टीस होती थी और आंख में आग डाल के उस समय मैंने उनको कहा था कि जिस वर्ग को आप उपद्रवी बता रहे हो, देशद्रोही बता रहे हो, ये वो वर्ग है, ये वो वर्ग है जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। तो देशभक्त वर्ग है, इसको आप इस तरीके से अपमानित ना करो। लेकिन अहंकार वहीं समाप्त नहीं हुआ सरकार का। आपने अहंकार देखा होगा, जब सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार करनाल में गए अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, उनपे जो लाठी लेकर गांव को की सुरक्षा करता है, उनकी कमर पे लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने करनाल में किया। जब हमारी आंगनबाड़ी बहनें, आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने गई, उन पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारों से उनको निशाने पे लेने का काम इस सरकार ने किया। अहंकार वहीं समाप्त नहीं हुआ। जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए पंचकुला में, तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। जब सरपंच गए, सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, सरपंचों को तो ये सरकार कम से कम बख्शने का काम करेगी, लेकिन सरपंचों को भी इस सरकार ने अपनी लाठियों के निशाने पर लेने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं, अहंकार यहीं समाप्त नहीं हुआ। आपने देखा ऐसी बेटियां जिन्होंने हमारे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके जो बेटियां आई,
वो बेटियां अपनी इज्जत की, न्याय की जब लड़ाई लड़ रही थी दिल्ली में जंतर मंतर में, एक ऐसे आरोपी भाजपा के एक ऐसे सांसद जो आरोपी सांसद है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी लिख दिया कि ये सांसद हर मौके पे हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे सांसद के खिलाफ जब न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो जो लोग भाजपा के, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो खेल मंत्री, जो प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों के साथ जब मेडल लेके आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो लोग अहमदाबाद पहुंच गए थे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कि अगर जीतेगी तो जीतते ही सबसे पहले हम फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन उन बेटियों के साथ फोटो खिंचवाने की बात तो दूर की बात है, किसी का एक बयान भी नहीं आया कि आप हरिद्वार में अपने मेडलों को निराश होकर मत बहाओ, आपको इस देश में न्याय मिलेगा। अहंकार की वो परिकाज, ये तो वो देश है जहां पे अपनी नहीं, अपने दुश्मन की भी बहन बेटी की इज्जत खुद की इज्जत मानी जाती है। वो देश है महाराणा प्रताप का देश है, जहां अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए शौर्य और बलिदान की इतिहास है। ये देश महाभारत का देश है, जहां बहन बेटी की इज्जत के लिए यही कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये कैसी सरकार थी, कितना अहंकार था, और वो कौन लोग थे जिन्होंने उन बहन बेटियों का अपमानित करने का काम किया, घमंड और अहंकार। और मुख्यमंत्री जी जब खेल मंत्री पे आरोप लगे तो कहे खेल मंत्री को हम कैबिनेट मंत्री से नहीं हटाएंगे, टस से मस नहीं करेंगे। जहां जाते हैं मुख्यमंत्री जी अहंकारी शब्द बोलते हैं। सही कार्य कह रहे थे अभी उदय भान जी जब गए, एक महिला ने कहा कि हमारे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत होगी, एक फैक्ट्री लगवा दो। तो बोला आपको बिठा के चंद्रयान भेज देते हैं, वहीं पे चंद्रयान पे आपको बिठा के चंद्रयान बोलते हैं। एक महिला ने खड़े होकर कहा सिरसा में कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया। बेरोजगारी और नशे का ये आलम है। बीजेपी वाला कोई आदमी नशा बिकवाने का काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको उठा के बाहर फिकवाओ। एक भाई खड़ा हुआ तो एक कहा दूसरी पार्टी का इसको पिटवाओ। आंदोलन जब किसान चल रहा था तो कहा कि अपने हाथ में लाठी ले लो, इन सबकी जो है इन पे लाठी उठाने का काम करो। ये अहंकार के शब्द हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहंकार 7वें आसमान पे हरियाणा की बीजेपी की सरकार का, इस खट्टर सरकार का पहुंच गया है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को विकास की पटरी पे लेके जाने की, हरियाणा को खुशहाल बनाने की, और इनके अहंकार को तोड़ने की लड़ाई। इस लड़ाई में मत लौटा, इस लड़ाई में इसराना, इस लड़ाई में ये आपका हल्का, और इस लड़ाई में पानीपत, इस लड़ाई में पीछे तो नहीं रहेगा। इस लड़ाई में आपका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार सारे हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन इस लड़ाई में साथ है। क्योंकि ये हरियाणा की धरती है, न्याय का फैसला हरियाणा की धरती में होता है, पानीपत की धरती है। दिल्ली में किसका भविष्य होगा, इसका फैसला हमें पानीपत के युद्धों की इतिहास ये बताता है। ये हरियाणा की धरती है। न्याय की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, पानीपत में लड़ाई गई, और देश को दिशा देने का काम अगर कोई वीर भूमि करती है तो हरियाणा की ये पावन धरा करती है। और आज संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं, आज इस अवसर पर जो हमारे भाई बलबीर जी द्वारा ये आयोजित इसाना हल्के की आज इस सभा में जो हौसला हमें मिला है, 6 महीने बाद हम संकल्प लेते हैं हरियाणा में ऐसी सरकार जाएगी जो किसान का, गरीब का, खिलाड़ी का, व्यापारी का अपमान करे, और हरियाणा में सबका मान सम्मान करने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर अहंकारी सरकार जाएगी और हरियाणा में अहंकार फ्री सरकार आएगी। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार जाएगी जो बड़े बुजुर्गों को 5100 बुढ़ापा पेंशन का वायदा दे, झांसा दे, मगर पेंशन ना दे। और हरियाणा में हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन देने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प लेते हैं ऐसी सरकार जाएगी जो हमारे खिलाड़ियों को घसीट घसीट के दिल्ली में एक उदाहरण देने का काम करे, मगर हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आएगी जिसमें देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान हो खिलाड़ी का, तो हरियाणा की इस खेलों खिलाड़ियों की भूमि में खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में ऐसी सरकार। हम संकल्प लेते हैं ऐसी सरकार हरियाणा से जाएगी जो देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर घर का बजट बिगाड़ने का काम करे,
ऐसी सरकार जाएगी। और हरियाणा में एक ऐसी सरकार आएगी जो हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर में देने का काम करे। हरियाणा में ऐसी सरकार आए। हम संकल्प लेते हैं एक ऐसी सरकार हरियाणा से जाएगी जो भाई को भाई से लड़ाने का काम, कहीं धर्म कहीं जाति पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करे। और एक ऐसी सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी सरकार आएगी जो देश में सबसे ज्यादा मजबूत चट्टान की तरह भाईचारा बनाने का मिसाल हरियाणा में कायम करे। ऐसी सरकार आए। हम संकल्प लेते हैं ऐसी सरकार जाएगी जो किसान को अपमानित करे, किसान को आंदोलन करना पड़े, मगर एक ऐसी सरकार आएगी जो किसान को एमएसपी की गारंटी, पूरा मान सम्मान और डंके की चोट पर देश में सर्वाधिक 450 गन्ने का किसान को भाव दिलाने का काम करेगी। एक ऐसी सरकार आएगी। संकल्प हम लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं एक ऐसी सरकार आएगी जो एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवारों के लिए जो योजनाएं चल रही थी, जिन योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया, चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना थी, चाहे वो मकान की योजना थी, उन योजनाओं को जो बंद करे ऐसी सरकार जाएगी। इन योजनाओं को दोबारा से शुरू किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। 100 गज के प्लॉट की योजना भी दोबारा शुरू होगी और सरकारी सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास योजना में मकान हर परिवार को दिलवाने का, वंचित परिवार को एक ऐसी सरकार जाए। और भाई हम ऐसी सरकार, हम संकल्प लेते हैं सरपंचों पे लठ बरसाने वाली सरकार जाएगी और सरपंचों के हाथ में कलम देकर अधिकार दिलवाने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। हम संकल्प लेते हैं कि कर्मचारियों को पे लाठी चार्ज करने वाली सरकार जाएगी और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम सरचार्ज दिलाने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों को शोषित करने वाली सरकार जाएगी और सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों की दोबारा से भर्ती करके और उनको पक्का कराने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। संकल्प, हम ये संकल्प लेते हैं कि हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार जाएगी। हरियाणा से एक एक करके सारे प्रोजेक्ट छीनने वाली सरकार, कहीं एयरपोर्ट छिन गया, कहीं एम्स का अस्पताल छिन गया, कहीं रेल कोच फैक्ट्री छिन गई, कहीं मेट्रो छिन गई। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा को दोबारा से विकास में देश में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, दिल्ली से मेट्रो लाकर बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोहतक तक और कुंडली से मेट्रो पानीपत तक लेके आने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प लेते, ये हमारे संकल्प हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इन संकल्पों में पिछली बार थोड़ी वोटों से रह गए थे। इन्होंने 75 पार का नारा दिया, मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया, लोगों ने सोचा शायद बीजेपी की बनती होगी। 3900 वोटों का फर्क रह गया प्रदेश में। एक गांव की वोट होती है, अगर 3900 वोट 2019 में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 सीट और भाजपा की 35 सीट आती। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो संकल्प, इनके घमंड तोड़ने का संकल्प, हरियाणा को आगे लेके जाने के संकल्प, इन संकल्पों में आपका साथ और पूरा आशीर्वाद इन 6-7 महीनों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन संकल्पों में साथ और आशीर्वाद, इस लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में, इस लड़ाई में पानीपत और इस राना, इस लड़ाई में प्रदेश में किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतिहास रचा जाएगा। अगले साल जब दिवाली बनाएंगे, जब विजयदशमी का त्योहार आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में अगला विजयदशमी का त्योहार लेके आएगा। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं एक और कह रहा हूं, बलबीर कह रहे थे कि एमपी साहब मतलोडा में ये कराना है, इस राना में ये कराना है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तब हमारे यहां से विधायक नहीं थे, बलबीर आप एमएलए नहीं थे, कोई यहां से विधायक नहीं थे, तब आपको याद होगा जब मतलोडा में कॉलेज बनवाया, सारे हलके के अंदर आईटीआई की बात थी या पूरे हलके में अस्पताल की बात हो, सड़कों की बात हो, तब यहां से विधायक नहीं थे, अपनापन था। और भाई अपनेपन के साथ अगर विधायक भी यहां से आप अगर सुनिश्चित करेंगे, जो कि मुझे आज जिस बात का विश्वास आपके भावना को देख के हो रहा है, तो आप एक बार बताओ, मने कहने की जरूरत पड़ेगी क्या?
कामा खातर देखो बलबीर बलबीर न्यू बताओ था कि जी यूं करना है जी, यूं कहिए ये सारे काम करना। बलबीर एक मैं बात बताऊं, ये जो तू बता रहा है ना, मैंने तो इससे फालतू का भी ज्ञान है, एक एक के काम का ज्ञान है। तो भाई मेरे को भाई हल्के के काम बताने नहीं। हाँ ये जरूर है, काम मैं करे जाऊंगा, आप उसको बढ़वाते रहना कि भाई इसमें थोड़ा सा भाई कोई कॉलेज बने तो आप ये कह देना कि जी आपने कॉलेज बनवाया है, इसमें इतनी है, इसमें एक कोर्स और फालतू शुरू कर देना। ये आपकी बात मानते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।